कहने का मतलब है कि एक बार आप इलेक्शन कमिश्नर बन गए या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, अब मरते दम तक आपको कोई कोर्ट घसीट के नहीं ले जा सकता। सोचिए ये सुनकर कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थोड़ी देर के लिए सुन्न नहीं हो जाएंगे? कोई भी हो जाएगा, मगर इसका पर्पस सही काम करने वाले को प्रोटेक्ट करना था। इसका पर्पस उसे एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन देना नहीं था कि जो मन में आए करो, कोई आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। दीवार मूवी का वो फेमस डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, जहां अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? शशि कपूर कहते हैं मेरे पास मां है, और हिसाब बराबर हो जाता है। अगर यही आर्ग्यूमेंट, यही डायलॉग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर के बीच में हो जाए तो किस तरीके से होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे मेरे पास रुतबा है, पावर है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा ऑफिसर हूं, संविधान में मुझसे बड़ा और कोई ऑफिस है ही नहीं, मैं देश का पहला नागरिक हूं, तुम्हारे पास क्या है? इलेक्शन कमिश्नर पहले मुस्कुराएंगे और बोलेंगे सर, 2023 से पहले भले हम आपके मुकाबले में कहीं स्टैंड नहीं करते थे, मगर 2023 के बाद हमारे पास वो है जो आपके पास भी नहीं है। प्रेसिडेंट बोलेंगे मां, वो बोलेंगे नहीं, आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की दी हुई नहीं सही, आज हमारे पास पार्लियामेंट के लॉ की दी हुई वो प्रोटेक्शन है, वो इम्यूनिटी है जो आपके पास भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जज के पास भी नहीं है, हाई कोर्ट के जज के पास भी नहीं है, गवर्नर के पास भी नहीं है, भले ही टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में वो हमसे कहीं ऊंचे हो। मतलब प्रेसिडेंट पूछेंगे मतलब क्या है, तो वो जवाब देंगे सर, पार्लियामेंट ने 2023 में एक लॉ पास किया था और उस लॉ का नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2023। इस लॉ के तहत इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ऐसी प्रोटेक्शन दे दी गई है कि कोई भी आदमी जो कभी भी इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा है भारत का, या है या होगा, उसने कभी भी अपने ऑफिस में रहते हुए कुछ भी कहा, कुछ भी बोला या कुछ भी किया, उस पर आप उन्हें कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, उनके खिलाफ कोई भी केस शुरू नहीं कर सकते, सिविल हो या क्रिमिनल केस हो। आप इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चला सकते कोर्ट में। जी हां, आपने सही सुना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे ये पावर तो मेरे पास भी है। आर्टिकल 361 के तहत अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस होल्ड करता हूं या गवर्नर गवर्नर का ऑफिस होल्ड करता है, तो उनके खिलाफ भी कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। सिविल केस भी तब चलता है जब आप उन्हें 2 महीने का पहले नोटिस देंगे। यहां इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्लियर करते हैं कि मां महिम, अभी शायद आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ नहीं है। आपकी जो प्रोटेक्शन है वो आपको सिर्फ तब तक मिलती है जब तक आप प्रेसिडेंट बने रहते हैं या जब तक गवर्नर गवर्नर बने रहते हैं। जिस दिन आप अपना ऑफिस छोड़ देंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, आपको इम्पीच करके हटाया जा सकता है और उसके बाद आपने जो ऑफिस में रहते हुए काम किए थे उनके लिए आपके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, सिविल भी और क्रिमिनल भी। और जब आप ऑफिस में भी होते हैं तब आपके ऊपर सिविल केस चलाया जा सकता है। प्रेसिडेंट पूछेंगे कि आपके खिलाफ ऐसा नहीं हो सकता? उन्होंने कहा सर, अभी तो बताया था कि पार्लियामेंट ने 2023 में एक लॉ पास किया था, इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2023। इस लॉ के तहत कोई भी इंसान जो कभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर रहा है या होने वाला है या अभी है, वो कुछ भी करेगा या बोलेगा अपने ऑफिस को होल्ड करते हुए, रिटायरमेंट के बाद भी या उनके ऑफिस के दौरान भी, आप उनके खिलाफ कोई सिविल केस या क्रिमिनल केस नहीं चला सकते। कहने का मतलब है कि एक बार आप इलेक्शन कमिश्नर बन गए या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, अब मरते दम तक आपको कोई कोर्ट घसीट के नहीं ले जा सकता आपके उन कामों के लिए या आपकी उन बातों के लिए जो इलेक्शन कमिश्नर रहते हुए आपने कही थी या करी थी। सोचिए ये सुनकर कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थोड़ी देर के लिए सुन्न नहीं हो जाएंगे? कोई भी हो जाएगा। यही रीजन है कि एक लोक प्रहरी नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पीआईएल दर्ज करी है कि सर, इस लॉ का जिसका नाम है इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2023, इसका सेक्शन 16 जो है, जो इलेक्शन कमिश्नर को इतनी जबरदस्त इम्यूनिटी प्रोटेक्शन दे रहा है कि कोई भी आदमी जो इलेक्शन कमिश्नर रहा है उसके खिलाफ आप कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चला सकते। ये सेक्शन 16 बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर इस तरह की प्रोटेक्शन इलेक्शन कमिश्नर को मिलती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं और उन्हें किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी या किसी तरह की जिम्मेवारी फील नहीं होगी, ना ही उन्हें शायद किसी तरह का डर होगा, क्योंकि उनको पता है कानूनन आप उन्हें कोर्ट में नहीं ले जा सकते, कोर्ट उन्हें सवाल नहीं कर सकता और उन पर कोई सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चल सकता जब वो ऑफिस में है और ऑफिस छोड़ने के बाद भी। जैसे मैंने बोला, प्रेसिडेंट और गवर्नर को जब वो अपना ऑफिस छोड़ देते हैं तो उनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी चलाया जा सकता है, मगर यहां पर इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस छोड़ने के बाद भी
उनके रिटायरमेंट के बाद भी आप उन पे कोई क्रिमिनल केस या सिविल केस नहीं चला सकते किसी ऐसी बात को करने या बोलने के लिए जो उन्होंने एज इलेक्शन कमिश्नर की थी या बोली थी। अब सोचिए, एक इलेक्शन कमिश्नर अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस करता है तो भी आप उसे कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। ये कितना ही एक डेंजरस प्रोविजन है। मगर क्या इसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन है? देखिए, एक स्टूडेंट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल से एग्जाम देना चाहता है या जीएस2 पॉलिटी का स्टूडेंट है, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि इस तरह की प्रोटेक्शन कोई भारत में या पूरे वर्ल्ड में पहली बार किसी ऑफिसर को नहीं दी गई है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट नेपोलियन ने शुरू किया था 1799 के अंदर। नेपोलियन जो फ्रांस के शासक थे 1799 में, उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट शुरू किया था जहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके लिए कुछ अलग लॉ बनाए गए थे और उन अलग लॉज में उन ऑफिसर्स को कुछ खास प्रोटेक्शन दी गई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको उनके खिलाफ करप्शन का केस चलाना है तो पहले एक ऊंची अथॉरिटी से, एक सुपीरियर अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना आप उनके खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं दायर कर सकते। इस तरह की प्रोटेक्शन एक पूरे सेट ऑफ लॉ में क्रिएट करी गई थी जो नेपोलियन ने ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के नाम से क्रिएट किया था। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एक सेट ऑफ लॉज जो गवर्न करेगा, जो रेगुलेट करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के कंडक्ट को। अगर आपको एक ब्यूरोक्रेट के खिलाफ केस चलाना है तो आप उन लॉज के अंतर्गत ही चला सकते हैं जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव में मेंशन करे गए हैं। ऑर्डिनरी लोगों के लिए लॉ अलग था, ब्यूरोक्रेट्स के लिए लॉ अलग था। इस तरह की प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट फ्रांस में नेपोलियन ने शुरू किया था और भारत में इस तरह की प्रोटेक्शन अलग अलग ऑफिसर्स को मिलती आई है। मगर उसके पीछे रीजन ये था कि कुछ ऑफिसर ऐसा काम करते हैं जिन्हें करते टाइम उनकी बहुत ज्यादा दुश्मनी हो जाती है, लोग उनके एंटी हो जाते हैं, अपनी ड्यूटी करने के लिए भी लोग उनसे दुश्मनी ले सकते हैं। तो उन्हें किसी तरह की प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ खास प्रोविजन बनाए गए थे। जैसे अगर आप एक पुलिस वाले हैं और आप किसी को अरेस्ट करने जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपके ऊपर कोई ना कोई चार्ज जरूर लगा देगा, तो किसी ना किसी तरह की प्रोटेक्शन आपको चाहिए। मगर इसका पर्पस सही काम करने वाले को प्रोटेक्ट करना था। इसका पर्पस उसे एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन देना नहीं था कि जो मन में आए करो, कोई आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। अब अगर आप देखिए, इसके पीछे अगर एक सही लॉजिक है, आप एक ऑफिसर को सही प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो इस तरह की प्रोटेक्शन की सेंस बनती है। मगर आप किसी ऑफिसर को ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दे देते हैं कि कुछ भी करो, ताउम्र पूरी जिंदगी आपके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, तो इसके ऊपर कुछ सवाल उठाए जा सकते हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो आप अपने एग्जाम में यूज भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए, अगर मैं आपसे सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में बात करूं तो इस तरह की जो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन है वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन है, क्योंकि इस तरह की प्रोटेक्शन बाकी किसी ऑफिसर को नहीं दी गई है जो इतना ही डेलिकेट काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अगर आप देखें तो इतनी प्रोटेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नहीं दी गई है। तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। कहीं ना कहीं इस तरह की प्रोटेक्शन को लेकर इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है अपनी पावर का मिसयूज भी करे, तो आप उन्हें कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, जिससे करप्शन भी होगा। करप्शन होगा तो राइट टू लाइफ का वायलेशन होगा, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 का भी वायलेशन होगा, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जुडिशियल रिव्यू का वायलेशन करेगा। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट, जुडिशरी ब्यूरोक्रेट्स के एक्शन को, एग्जीक्यूटिव के एक्शन को रिव्यू कर सकता है, चेक कर सकता है, और अगर वो एक्शन गलत लगे तो उसे टर्न डाउन भी कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू को रोका जा रहा है। जुडिशियल रिव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद डिक्लेयर कर चुका है कि पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। इसलिए जब एनजीओ लोक प्रहरी ने इस पर एपीआई फाइल करी है सेक्शन 16 ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट के अगेंस्ट, तो इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक नोटिस भेजा है और इन सेक्शंस को डिफेंड करने के लिए जो उनके आर्ग्यूमेंट्स है वो मांगे हैं कि इस पर्टिकुलर लॉ के पीछे क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या लॉजिक है, आप हमें बताइए, ताकि हम आपकी बात भी सुने और लोक प्रहरी की बात भी सुने। और अगर हमें लगा कि ये प्रोविजन गलत है तो हम इसे स्ट्राइक डाउन कर देंगे, सेक्शन 16 को स्ट्राइक डाउन कर देंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट होने के नाते अगर मैं आपसे बात बोलूं कि गुड गवर्नेंस, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस, इन सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको एक कॉमन वर्ड क्या मिलेगा, तो आप जवाब देंगे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर आप जो कर रहे हैं वो गलत है तो उसके लिए आपको पनिश भी किया जा सकता है। अब इस तरह की प्रोटेक्शन देकर हम इलेक्शन कमिश्नर से सवाल नहीं कर सकते, हमें छोड़िए, कोर्ट भी इलेक्शन कमिश्नर से सवाल नहीं कर सकता। इससे अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के ऊपर कम होता है, जिससे वो अपनी पावर का मिसयूज भी कर सकते हैं। इससे गुड गवर्नेंस वीक होगा, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फिलॉसफी के भी अगेंस्ट है, न्यू पब्लिक सर्विस की फिलॉसफी के अगेंस्ट है। और आप अगर देखें तो जितने भी स्कूल ऑफ थॉट हुए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो क्लासिकल स्कूल है या ह्यूमन रिलेशन स्कूल है
या ह्यूमनिस्ट हुए, उन सब ने अकाउंटेबिलिटी की बात करी है। अगर आप फॉर्मल स्कूल की बात करें पर्टिकुलरली, जिसमें चैंपियन थे फ्योल, गुलिक या ऑर्विक, उन्होंने डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था कि एक डिपार्टमेंट एक ही तरह का काम करे। तो ऐसा क्यों किया था? ऐसा इसलिए किया था ताकि एक डिपार्टमेंट, कुछ लोग कुछ खास ही काम करें, और अगर उस काम में कोई गड़बड़ होती है या कोई मिसयूज ऑफ पावर दिखता है तो हम उनसे सवाल करेंगे, बाकियों से सवाल नहीं करेंगे। इससे करप्शन को डील करना ईजी हो जाता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। मगर अगर आप क्वेश्चन उठाने की पावर नहीं देंगे, उन्हें कोर्ट में चैलेंज करने की पावर नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन का, ये भी वीक हो जाता है। क्योंकि यहां पर हम ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि गलती है किसकी, क्योंकि हम इलेक्शन कमिश्नर के एक्शन को कोर्ट में चैलेंज कर ही नहीं सकते, उनके रिटायरमेंट के बाद भी नहीं कर पाएंगे।